नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गिल हैसन की किताब हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल के कुछ जरूरी हिस्सों पर। हम सबकी जिंदगी में आते हैं ना ऐसे लोग जी। जिनसे निपटना कहना चाहिए कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो दफ्तर में हो या परिवार में या कहीं और। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इन मुश्किल बर्तावों को थोड़ा समझें, ये देखें कि हम खुद कैसे रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी, और कुछ ऐसी तरकीबें सीखें जिनसे हम जरा शांति से और असरदार तरीके से सिचुएशन संभाल सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब भी यही कहती है कि मुश्किल व्यवहार कई तरह का होता है। कुछ लोग तो साफ साफ आक्रामक होते हैं, हाँ। कुछ बिल्कुल चुप रह जाते हैं, और फिर वो बीच वाले होते हैं जिनका रवैया लगता तो शांत है पर अंदर ही अंदर विरोध कर रहे होते हैं। वो पैसिव अग्रेसिव जिसे कहते हैं। ओह हाँ, वो वाला समझना सबसे मुश्किल होता है शायद। जी, अक्सर वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये अलग अलग बर्ताव असल में दिखते कैसे हैं? किताब में शायद 3 मेन पैटर्न बताए हैं ना। जी। पहला तो वो खुला हमलावर रवैया। सही कहा। जैसे चिल्लाना, इल्जाम लगाना, बात काट देना, दूसरों को नीचा दिखाना, या वो मेरी सुनो वरना जाओ वाला एटीट्यूड। हाँ हाँ। किताब के मुताबिक ऐसे लोग अक्सर थोड़े दबंग और कंट्रोल करने वाले होते हैं। और दूसरा आपने कहा वो पैसिव अग्रेसिव, वो छिपा वाला। जी, छिपा हुआ विरोध, जैसे ताने मारना या काम को टालते रहना या जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी देना। अच्छा। या फिर कुछ चुभने वाली बात कहकर फौरन कह देना, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, ये बहुत होता है। बाहर से देखो तो शांत लगते हैं, पर असल में वो अंदर ही अंदर रेजिस्ट कर रहे होते हैं। किताब में कुछ और टाइप भी बताए हैं, जैसे वो जो हमेशा खुद को बेचारा दिखाता है। हाँ, विक्टिम मोड। बिल्कुल। या फिर वो जिसे हर चीज में नुक्स ही निकालना है, नकारात्मक व्यक्ति। और तीसरा टाइप है वो जो बिल्कुल ही पैसिव, निष्क्रिय रहते हैं। जी, ऐसे लोग अपनी जरूरतें या अपनी राय सामने ही नहीं रखते, बस दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हाँ, पीपल प्लीजर जिन्हें कहते हैं। सही। या फिर जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं। अक्सर सुनेंगे, मुझे नहीं पता, या जैसा आप कहें। और ये बर्ताव भी कई बार दबे हुए गुस्से या आत्मविश्वास की कमी से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। किताब हमें खुद से पूछने को कहती है, क्या प्रॉब्लम हमेशा सामने वाले में ही है या हमारी अपनी प्रतिक्रिया में भी कुछ है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। हम कितनी आसानी से सोच लेते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या उसकी वजह से मुझे बुरा लगा। बिल्कुल। लेकिन हैंसन इसी सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं जो हैं वो असल में हमारी सोच और हमारी उम्मीदों से पैदा होती हैं। मतलब कोई हमें कैसा महसूस कराता है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसकी बात का मतलब क्या निकालते हैं। काफी हद तक जी, हमारी अपनी व्याख्या पर। किताब में सीखी हुई लाचारी का भी जिक्र है, पुराने बुरे अनुभवों के कारण हम मान लेते हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। और अगर हमारी उम्मीदें ही बहुत ज्यादा हों, अवास्तविक हों, तो फिर निराशा तो होगी ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल कुछ हद तक हमारे हाथ में है, अगर हम अपनी प्रतिक्रिया बदलें। हाँ बिल्कुल। किताब एक खुले दिमाग से चीजों को देखने का सुझाव देती है, पुरानी धारणाएं छोड़कर नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या, असल में क्या कर सकते हैं? सही सवाल। तो किताब 2 बहुत पावरफुल औजारों पर जोर देती है। पहला है संवाद, और उसमें भी खास तौर पर ध्यान से सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सच में समझना है। इसमें एक तकनीक है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। वो क्या होती है? सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना या उसका सारांश बताना। जैसे, तो आप ये कह रहे हैं कि। अच्छा, ताकि कंफर्म हो जाए कि आप सही समझे हैं। जी। इससे गलतफहमी कम होती है और दूसरे को भी लगता है कि हाँ, मेरी बात सुनी गई, समझी गई, भले ही आप उनकी बात से सहमत न हो। ये जरूरी है, सहमति न भी हो, पर यह महसूस कराना कि सुना गया है। बिल्कुल। रंजना और मार्कस का जो उदाहरण है किताब में, वो यही दिखाता है कि कैसे रंजना की सहानुभूति ने मार्कस का गुस्सा कम कर दिया था। और दूसरा जरूरी टूल है दृढ़ता, जिसे असर्टिवनेस कहते हैं। ये न तो गुस्सा दिखाना है और न ही बिल्कुल दब जाना है। सही कहा। दृढ़ता का मतलब है अपनी जरूरतें और अपनी भावनाएं साफ तौर पर ईमानदारी से बताना, लेकिन साथ ही दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करते हुए। इसमें मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करने की सलाह है। हाँ, जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है जब, बजाय इसके कि कहें तुम हमेशा। बिल्कुल। तुम वाले वाक्य अक्सर इल्जाम जैसे लगते हैं, और अपनी बात पर टिके रहना भी जरूरी है। और कभी-कभी व्यवहार के नतीजे साफ करना भी, पर यह धमकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक लॉजिकल नतीजा।
जी। ये दृढ़ता और आक्रामकता, इनके बीच की लाइन कभी-कभी बहुत पतली लगती है। इसे कैसे पहचाने? हाँ, किताब इस पर जोर देती है कि दृढ़ता सम्मानजनक होती है, आक्रामकता नहीं। आपका फोकस अपने जरूरतें बताने पर होता है, न कि दूसरे पर हमला करने पर। समझ गई। मिसाल के तौर पर कोई ग्राहक बहुत गुस्से में है, तो उसके साथ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, मतलब उसकी बात दोहराकर समझने की कोशिश करना, शायद गुस्सा शांत कर दे। लेकिन कोई ऐसा है जो मुंह पर तो हाँ कह देता है, पर बाद में करता कुछ और है। हाँ, वो टालने वाले लोग। जी, उनके साथ जो भी तय हुआ है उसे साफ तौर पर कंफर्म करना, शायद लिखकर भी, और ये भी बताना कि अगर सहयोग नहीं मिला तो उसके क्या नतीजे होंगे, ये जरूरी हो जाता है। और यही तरीका क्या किशोरों के साथ भी काम करता है? हाँ, किताब कहती है कि उनके साथ भी साफ सीमाएं और नतीजे तय करना और उन पर टिके रहना जरूरी है, सिर्फ खाली धमकियां नहीं। तो कुल मिलाकर सार यह है कि हम दूसरों को तो शायद नहीं बदल सकते, है ना? नहीं बदल सकते, पर हम अपने जवाब देने का तरीका, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। बिल्कुल। इन मुश्किल व्यवहारों को पहचानना, ध्यान से सुनना और दृढ़ता से अपनी बात रखना, इससे शायद हमें सिचुएशन पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, और तनाव भी कम होता है। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा हसन कहते हैं कि हर बार दृढ़ होना ही जरूरी नहीं। अच्छा जी, कभी कभी पीछे हटना या चुप रह जाना भी एक सोचा समझा फैसला हो सकता है, खासकर अगर मामला छोटा हो या रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी लगे। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लें। ये बहुत गहरी बात है। तो चलिए, श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी मुश्किल व्यक्ति से आपका सामना हो, तो आज हमने जिन रणनीतियों पर बात की, उनमें से कौन सी एक है जिसे आप आजमाने के बारे में सोचेंगे, भले ही वो शुरू में थोड़ी असहज लगे।